हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर स्टाफ नर्स का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे। और आपको बता दूँ, ये जो पेपर हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यूपीपीएससी ने स्टाफ नर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसी इस समय निकाली हुई हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के क्वेश्चन स्टाफ नर्स में आते हैं। इसलिए ये वीडियो जो है आप पूरी देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे स्टाफ नर्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग से संबंधित। आप सभी को पता है यूपीपीएससी जो स्टाफ नर्स का पेपर लेती है उसमें प्री और मेंस दो एग्ज़ाम होते हैं। प्री में जो है 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के और 120 क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड आते हैं। तो 120 क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखते हैं। इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है, यानी कि घाव का ये प्रकार नहीं है। इन चारों में से कौन सा, ये ऑप्शन में पूछा गया है। तो इनमें देखिए ये चार जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा अल्सर। अल्सर क्यों नहीं है? क्योंकि अल्सर जो है वो स्टमक के अंदर जो घाव हो जाते हैं उनकी बात है। और जबकि ये कॉन्ट्यूशन, पंक्चर और इसके साथ साथ लेसिरेलेशन, ये तीनों जो हैं जो घाव के प्रकार हैं। अब इसके बारे में देखते हैं अल्सर आखिर है क्या। तो हमारे पास हमारा जो स्टमक होता है उसके जो वॉल होती है उसमें 3 से 5 करोड़ के लगभग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इन्हें जठर ग्रंथियां कहते हैं, जो दिन भर 1 से 3 लीटर के लगभग गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस का सिक्रीशन करती हैं, जो कि हमारे जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा, भोजन के पाचन में। अगर ये गैस्ट्रिक जूस ना निकले तो इससे जो है हमारा फूड का डाइजेशन इसकी वजह से नहीं होगा। और क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे फूड पर जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और अगर इसकी जो गैस्ट्रिक जूस है ये अधिक हो जाए, अधिक होने का मतलब समझे कि उसके लिए डाइजेस्ट करने के लिए उतना फूड नहीं मिल रहा है, लेकिन गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में बहुत इकट्ठा हो गया है, तो वो जैसे हमारा जो यहाँ पर स्टमक होता है, आप सभी को पता है जे आकार का होता है, तो इस तरह का होता है हमारा स्टमक ऐसे। तो जो ये स्टमक हमारा यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे जुड़ती है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टमक है ना। तो इसमें ही HCl गैस्ट्रिक जूस के थ्रू हो रहा है। अब इसमें अगर फूड है तो ये HCl फूड पे वर्क कर रहा है। अगर इसमें फूड नहीं है तो ये जो HCl है वो ये जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, इन वॉल्स पे काम करने लगता है, इन वॉल्स पे जो है अटैक करने लगता है और इनको गलाने लगता है, ठीक है, इनको पतला करने लगता है। ये वॉल जो है वो पतली हो जाती है। जब ये वॉल पतली हो जाती है तो वहाँ पर जो दीवार पतली हो जाती है तो अल्सर जैसा दिखने लगता है, घाव जैसा जिससे कहते हैं। और अल्सर ऐसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, इसीलिए गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी स्टमक है उसके अंदर अल्सर। और ये ज़्यादातर अल्सर जो है स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, तो ये जे शेप का ऐसे हमारा यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारा ये जो है स्टमक यहाँ पर जो मिलते हैं, इस जगह पर ही आपको अल्सर देखने को अक्सर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, तो इस वजह से ये जो होता है स्टमक की जो हमारी ये छोटी आंत की जो दीवार है उसको क्षति पहुँचाता है HCl। तो इसलिए इसको अल्सर को जो है हम इसको बॉन्ड के रूप में नहीं कहेंगे, ये अंदर इसमें एक अल्सर के रूप में रहता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो बैड शोर है इस जो ये किस कारण होते हैं, बैड शोर लोकली किस कारण होते हैं। तो ये जो कारण होते हैं वो होते हैं इस्केमिया के कारण। इस्केमिया क्या है? इस्केमिया होता है जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो वो एक ही पोजीशन पे लेटा रहता है बेड पे, या एक ही पोजीशन पे बैठा रहता है। तो जिस पोजीशन पे लेटा रहता है या बैठा रहता है वहाँ पर जो है उसके फफोले जैसे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसको जो अपनी पोजीशन बदलने की स्थिति में नहीं होता है वो, तो उसी को हम ये बीमारी कहते हैं। देखो इसी को हम कहते हैं शैय्या व्रण। शैय्या व्रण माने सोने की स्थिति, जैसी भी लेटने की। तो रोगी के शरीर में बहुत समय तक चारपाई पर या बेड पर एक ही पोजीशन पर लेटे रहने से उसके जो है वहाँ पे जो है फफोले या फोड़े जैसे हो जाते हैं। इसी को हम इस्केमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने देखी भी होगी हॉस्पिटल वगैरह में या घर में। हॉस्पिटल में तो खैर करवट दिलाते रहते हैं,
लेकिन कभी कभी घरों में होता है कोई मरीज़ बहुत टाइम से एक ही स्थिति में पड़ा है, उसकी परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं, कभी कभी कोई सेवा करने वाला नहीं होता, तो वो क्या होता है, कहते नहीं एक साइड से बिल्कुल सड़ गया है, फफोले हो गए हैं, तो वो यही वाली परिस्थिति होती है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर है टेपिड स्पॉन्जिंग के लिए जो सही तापमान क्या है। तो इसके लिए जो सही तापमान है वो 27 से 37 डिग्री है। ठीक है, क्यों है ये टैपिड स्पॉन्जिंग जो होती है वो नवजात शिशुओं में की जाती है। क्यों की जाती है? जब बच्चे की जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा इन्फेंट जो है, तो उसकी जब नाल काटी जाती है तो जो कुछ पार्ट जो होता है उसकी नाभि में लगा रहता है, यानी कि नेबल में लगा हुआ रहता है। तो वो जब तक सूख के गिर नहीं जाता, आपने देखा होगा क्लिप लगा के रोक देते हैं, सूख के गिर नहीं जाता, तब तक डॉक्टर ये प्रेफर करते हैं कि जिस पानी का टेम्परेचर 27 से 37 डिग्री के लगभग है, उस पानी में स्पॉन्ज डालकर आप उसको टेपिंग के थ्रू, मतलब ना रगड़ना है ना मसलना है बॉडी पर, आराम से उसकी बॉडी को नहलाने की सलाह देते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में अक्सर टैपिड एंड टेलिंग भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर दिया गया है। तो ये मतलब ये है कि जिस टैपिड स्पॉन्जिंग अगर आप करना चाहते हैं किसी की, तो उस पानी का तापमान कितना होना चाहिए? तो 27 से 37 डिग्री उसका तापमान होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है। अगला है जैसे 27 से कम भी ना हो, बच्चा शिवरिंग ना करने लगे, कम टेम्परेचर होगा पानी का, तो ये चीज़ भी देखनी होती है। अगला यहाँ पर है, ये दिया है एक जो प्रौढ़ है, एडल्ट है, आमतौर पर जो है 60 BPM का मतलब क्या होता है? BPM का मतलब होता है बीट्स पर मिनट। ठीक है, बीट्स पर मिनट। ठीक है, एक कितने वो बीट कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है ना, बीट कहते हैं, तो 1 मिनट में कितना बीट कर रहा है ये है। तो बीट्स पर मिनट जो है 60 है उसकी, उससे भी कम हो जाती हैं। तो इसके लिए हम किस बात का जो है इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं कि उसे क्या हो गया है? तो उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, एक प्रौढ़ आमतौर पर 60 BPM से भी कम उसके हृदय की गति हो जाती है, तो इसके लिए हम ब्रेडिकार्डिया पद का जो है इस्तेमाल करते हैं। इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। जब कोई व्यक्ति हृदय रोगी होता है तो उसको ये बीमारी हो जाती है। वैसे आमतौर पर जो स्वस्थ मनुष्य है उसकी जो हृदय की दर होती है, हार्ट बीट होती है, वो 60 to 100 होती है। जबकि 60 से भी अगर कम हो जाएगी, 60 to 100 तो होती है, और 60 से भी कम हो जाएगी तो वो ब्रेडिकार्डिया कहलाएगी। और ये जो हार्ट डिजीज़ होती है जिन लोगों को, उनको ये चीज़ देखी जाती है। अगला है CVP को बनाए रखने के लिए रखने की प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है? तो इसका उत्तर है हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन इसका उत्तर है। हेपेरिन आप जानते होंगे हमारे ब्लड में रहता है। हेपेरिन क्यों रहता है ब्लड में? हमारा ब्लड क्लॉट ना हो जाए। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए, और ब्लड हमारा अगर क्लॉट हो जाएगा तो ब्लड में क्या हो जाएंगे, हमारे ब्लड में जो है वो जमने लगेगा, तो हमारा ब्लड प्रॉपरली नहीं बहेगा और ब्लॉकेज हो जाएंगे हमारी वेंस में, वो उसमें आर्टरी वगैरह में, और क्या होगा फिर हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस रहेंगे, हार्ट में ब्लॉक, और इस वजह से दिक्कत हो जाएगी। हेपेरिन क्या होता है? ब्लड को हमारा जमाता नहीं है, उसका फ्लो बनाया रहता है, लिक्विड फॉर्म में बना रहता है ब्लड, और हमारी पूरी बॉडी में अच्छे से बहता रहता है। हेपेरिन का ये काम है। ठीक है, तो CVP का मतलब ये है सेंट्रल वीनस प्रेशर। ठीक है, सेंट्रल वीनस प्रेशर, जो पूरा प्रेशर है पूरे हमारी बॉडी में पूरे ब्लड का, उसको मेंटेन रखने के लिए, ये याद रखना, सक्रिय बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा हेपेरिन है। जिसमें ये लगता है कि ब्लड बहुत गाढ़ा है, कहीं जम ना जाए, तो उनको ये दवा हेपेरिन दी जाती है। ठीक है, और ये जो है ये सल्फेट के रूप में होता है, इसमें एक उच्च सल्फेट, हाई सल्फेट ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन के रूप में थक्का रोधी आ गया, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए। थक्का माने होता है क्लॉटिंग। ठीक है, और रोधी माने रोकना। ब्लड क्लॉटिंग जो इंजेक्शन के रूप में इसको दिया जाता है। किसी भी जैविक अणु की घनत्व इसमें, ये सब इसमें जो है माइनस चार्ज रहता है, इसका जो अणु है। चिकित्सा में इसका उपयोग मुख्य रूप से पूरा ये लिखा है ब्लड क्लॉटिंग के लिए किया जाता है। शरीर में इसकी वास्तविक क्रियात्मक स्पष्टता बनी हुई है कि क्या क्रिया है, इसका क्या वर्क है, मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे ब्लड में रहता है, जिससे कि हमारा ब्लड जो है उस थक्का ना जमे, बिल्कुल फ्लो में बहता रहे, और हार्ट अटैक वगैरह की जो बीमारियां हैं वो ना हो। अगला है नवजात मृत्यु अवधि के कितनी अवधि के भीतर हो जाती है? अगर बच्चा पैदा है और बीमार है या कुपोषण का शिकार है या कोई और दिक्कत है उसको,
तो वो जो है उसकी मृत्यु कितने टाइम में हो जाएगी, तो 1 वीक के अंदर हो जाती है। अगर कोई परेशानी में पैदा हुआ है बच्चा, उसको जो है अच्छे से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है, या उसको अच्छे से जो है डॉक्टर की जितनी भी हेल्प मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है, और अगर बेबी पैदा भी हो गया है तो वो 1 हफ्ते के अंदर एक्सपायर हो जाता है। इस तरह की ये बात कही गई है। अदरवाइज़ अगर उसकी सारी स्थिति सही है तो बच्चा अच्छे से रहता है, यहाँ पर ये कही गई है। तो न यहाँ पर पूरा लिखा है कि वर्तमान समय में विश्व में जो शिशु मृत्यु दर है वो 1% के आसपास है, और जो शिशु मृत्यु दर देखी गई है तो इसमें यही देखा गया या तो उसे पोषण नहीं मिला है, न्यूट्रिशन नहीं मिला, या उसे सही से जो है चिकित्सीय सुविधा नहीं मिली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बच्चों में आने वाली दांतों में पहला जोड़ी कौन सा, तो आप सभी को पता है बच्चे के जबड़े में सामने वाले दांत सबसे पहले आते हैं, उन्हें कहते हैं कृंतक, ठीक है, इंसाइजर, और उसके बाद रदनक आते हैं, कैनाइन्स उसके बगल में होते हैं, ठीक है, फिर प्रीमोरल, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, है ना, यही 4 तरह के तो दांत होते हैं। तो यही है। तो इसमें पहले सबसे बच्चों के उसमें सबसे पहले इंसीजर निकलते हैं, या जिन्हें इंसाइजर कहते हैं पहली जोड़ी। उसके बाद नीचे के फिर ऊपर के भी 2 दांत वो इंसाइजर निकलते हैं, फिर 4 बिल्कुल सीक्वेंस से निकलते चलते हैं। पूरा निकला है कि 6 महीने में नीचे के जो है वो 6 महीने में निकलता था, तो वो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, इंसाइजर। फिर 8 महीने में ऊपर के मध्य में फिर से निकल आते हैं, ऊपर निकल आते हैं इंसाइजर हैं यहाँ पर ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 10 महीने में फिर बच्चे की दाढ़ें निकलती हैं। साइड के दांत इतनी जल्दी नहीं निकलते। 10 महीने में पहली मोलर दांत निकलती है। 14 महीने में पहला जो है फिर मोलर दांतों का निकलना होता है, ऊपर और नीचे का ऐसे करके। 18 महीने में कैनाइन्स, 18 महीने के बाद 1 साल के बाद कैनाइन्स निकलते हैं, साथ वाले दांत। 24 महीने में फिर और जो दाढ़ें होती हैं वो सब निकल आती हैं। इस तरह से पूरा सीक्वेंस दे रखा है। अगला क्वेश्चन है पोलियोमाइलिटिस के लिए पूरा यह लिखा है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है पोलियोमाइलिटिस के लिए। तो इसका जो टाइम है वो 7 से 14 दिन के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि सिम्टम कब दिखने लगते हैं कि अरे इसे जो पोलियो हो गया है, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो अगर आपको पोलियो की बीमारी होने वाली होगी या हो गई है तो 7 से 14 दिन में आपको सिम्टम दिखने लगेंगे, ठीक है। पोलियो वायरस आपकी बॉडी में गया और वो अपना इफेक्ट आपको तब दिखाएगा 7 से 14 दिन के लगभग, ये होता है, ठीक है। अगला है शिशु दस्त के लिए पूरा जो इन्फेंटाइल डायरिया की बात हो रही है यहाँ पर। आमतौर पर जो कौन सा कारक होता है जिम्मेदार, तो वो रोटा वायरस जो होता है वो कारक जिम्मेदार होता है, रोटा वायरस, जिससे इन्फेंटाइल डायरिया होता है। इसमें पूरा लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं। शिशु दस्त के लिए आमतौर पर रोटा वायरस और ई कोलाई नामक जीवाणु जिम्मेदार होते हैं। जीवाणु, ये बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु, ठीक है। ये जीवाणु भोजन के साथ हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और संक्रमण करके इन्फेक्शन से डायरिया इतना बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और कुछ घंटों में ही बहुत सारा पानी जो है, डायरिया का मतलब पतली पतली पॉटी आती है, तो बहुत सारा पानी बॉडी में से निकल जाता है और बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। और अगर हमने पानी नहीं लिया या ट्रीटमेंट नहीं कराया तो क्या होता है कि हमारी जो पूरी जो हमारी पूरी पेशियाँ हैं, पूरी हड्डियां हैं, ये सारी अकड़ने लगती हैं और बच्चा जो है या जो रोगी जो है बेहोशी की स्थिति में आ जाता है। तो ये कंडीशन है, पानी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संतुलन करने और उसे बनाए रखने में कठिनाई और या इसे कह लेंगे यहाँ पर ग्रॉस और फाइन मोटर इन कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं। यानी कि जो हमारे बॉडी में मोटर सेल्स हैं या हमारी बॉडी में संतुलन बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं कि हम ठीक से चल रहे हैं, ठीक से बैठ रहे हैं, ठीक से उठ रहे हैं। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि बहुत से लोग आपने देखे हिल के चलते हैं, खड़े हैं तो भी हिल रहे हैं, कहीं पर सही से बैठ नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग आपने देखे हैं जब हाथ से लिखते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं, है ना। तो ये क्या होती है, हमारी जो मोटर सेल्स हैं वो सही से काम नहीं करती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो इस बीमारी को कहते हैं एटैक्सिया। क्या कहते हैं, एटैक्सिया। संतुलन करने और उसे बनाए रखने में अगर कठिनाई हो रही है तो इसको कहा जाता है एटैक्सिया हो गया उसको। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि आंत के आसन्न अधिक दूरवर्ती भाग में आंत के हिस्से का इन्वेजिनेशन या टेलीस्कोपिक करने से यांत्रिक रुकावट निर्माण होता है, उसे कहा जाता है इज इन्वेजिनेशन और टेलीस्कोपिक ऑफ पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू एन एडजेसेंट माने अपने बगल में वो एडजस्ट हो गई। क्या होता है, इंटेस्टाइन का थोड़ा पार्ट ऊपर का
अपनी नीचे की इंटेस्टाइन में धंस जाता है, तो वो किसकी तरह काम करने लगता है? टेलीस्कोप आपने देखा है, उसमें 2 लेयर रहती हैं। मोर डिस्टल सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन जो होता है वो उसमें धंस जाता है, और जो कि मैकेनिकल एब्स्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है, ड्राइनेस पैदा करता है हमारी इंटेस्टाइन में। यानी कि ये मान लीजिए जैसे ये इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट है यहाँ पर, और ये पार्ट जो है इस पार्ट में धंस जाए पीछे को आके, और इंटेस्टाइन इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हो जाए। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं इंटरससेप्शन, ठीक है, इंटरससेप्शन यानी कि स्वानुशीलन, ठीक है, इंटरससेप्शन कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। इसमें ये क्या होता है कि और ये जो काम है ये ज़्यादातर ये होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर रहती है ना, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं इस जगह ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें धंस जाती है और टेलीस्कोप जैसा काम कर लेती है। तो वहाँ पर ये प्रक्रिया ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो इनको एब्जॉर्प्शन वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये एक बीमारी की तरह होती है। तो इसको जो है मैंने आपको बता दिया क्या कहते हैं, इंटरससेप्शन कहते हैं। इसको याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगला है इस कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी प्रोटीन्यूरिया, ठीक है, हाइपो एल्ब्यूनेमिया और एडिमा। ये किस चीज़ के लक्षण हैं, कौन सी बीमारी के लक्षण है, ठीक है। तो ये जो बीमारी है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, आपको पता है। और नेफ्रोटिक से समझ जाइए आप, नेफ्रॉन किस में होते हैं? नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी में होते हैं, है ना। किडनी की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन तो है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किडनी से रिलेटेड बीमारी है। तो ये जो है भारी प्रोटीन्यूरिया, हाइपो एल्ब्यूनेमिया और जो एडिमा जो होता है, सूजन होती है, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक आम किडनी की बीमारी है। इसमें क्या होता है, टॉयलेट में हम प्रोटीन आ जाती है, जब टॉयलेट टेस्ट कराएंगे उसमें प्रोटीन आने लगेगी, और ब्लड में प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वो टॉयलेट किस में आ रही है, हमारे टॉयलेट के थ्रू आ रही, तो ब्लड में प्रोटीन कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बॉडी में सूजन हो जाती है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये, नेफ्रॉन से समझ जाइएगा, किडनी से रिलेटेड है। फिर अब आते हैं दोस्तों यहाँ 13वें क्वेश्चन पे, जो हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है, नहीं पूछा है, 3 जन्मजात हृदय रोग हैं जबकि एक नहीं है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो है ये जन्मजात नहीं है, जबकि ये तीनों जन्मजात डिजीज़ हैं। तो एक तो ये पहला जो है ये पहले तो ये तो मैंने बता दिया आंसर में है, तो इसको छोड़ते हैं अभी, पहले इसको पढ़ते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का मतलब है कि हमारे हार्ट में, हमारी बॉडी में जो ब्लड जाता है ये जन्मजात है, किसी किसी बच्चे में होता है जब पैदा होता है कि ब्लड जो जाता है वो ऑक्सीजन पुअर होता है, उसमें कम ऑक्सीजन होती है ब्लड में, तो ऑक्सीजन रिच नहीं होता। तो एक ये भी बीमारी है, इसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है ब्लड में जो पूरी बॉडी में जा रहा है। दूसरा है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। क्या है? जो हमारा ऑरिकल होते हैं, 2 ऑरिकल और वेंट्रिकल जो होते हैं ना, तो ये जो इसमें जो होते हैं दोनों, यहाँ पर एक छेद जैसा होता है, ये आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बच्चों के छेद है, दिल में छेद है, ये वो वाली बीमारी है। और ये ट्राइकप्सिड एट्रेसिया जो है उसमें जो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल जो होते हैं, यहाँ पर राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल, ये जो ट्राइकप्सिड यहाँ पर पोर्शन होता है जिससे ब्लड इस जगह जाता है, ढक्कन समझ लीजिए, वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो ये 3 बीमारी जन्मजाती रहती हैं हृदय रोग, लेकिन जबकि इस्केमिक हृदय रोग जो है वो जन्मजात नहीं होता। ये आम प्रकार की एक कोरोनरी जो आर्टरी डिजीज़ है, और जहाँ पर क्या है कि हमारी जो आर्टरी होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और सिकुड़ने की वजह से यहाँ पर जगह कम हो जाएगी, ये सिकुड़ जाएंगी। तो जब जगह कम हो गई तो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर सही से नहीं होता, बहुत प्रेशर पड़ता है, और क्या हो जाता है, जगह कम होने की वजह से यहाँ पर जो है हार्ट डिजीज़ एक बन जाती है। ब्लड सही से ब्लड नहीं आ रहा है, सही से ब्लड नहीं आ रहा है, ऐसे डॉक्टर्स बोलते हैं, ये वो वाली बीमारी है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगला 14वां क्वेश्चन है, ए वेंट्रिकुलर शंट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। वेंट्रिकुलर शंट जो है वो किस रोग में, किस में यूज़ किया जाता है? तो ये जो है हाइड्रोसिफेलस में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोसिफेलस से आप समझ जाइए, हाइड्रो माने वाटर, सिफेलस माने सिफेलिक रीजन, यानी कि सिर या ब्रेन, है ना। हाइड्रो माने क्या होता है, पानी, और सिफेलस
तो हाइड्रो मतलब हमारे ब्रेन में पानी की मात्रा अधिक हो जाना, वो इससे रिलेटेड है। यानी कि फ्लूइड हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में हमारे फ्लूइड बहुत हो जाता है सिफेलिक रीजन में, और फ्लूइड ज़्यादा हो जाने की वजह से ब्रेन होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ब्रेन का डैमेज होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ब्रेन हमारा डैमेज होने के, और ये जो है बच्चों में और बुज़ुर्गों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है वेंट्रिकुलर शंट जो है एक वो किया जाता है, इसका इलाज वेंट्रिकल शंट से जो होता है, जो हमारा पानी, हाइड्रो माने पानी, सिफेलिक माने ब्रेन में, सिफेलिक रीजन में, खोपड़ी में, तो जो पानी होता है, ये जो फ्लूइड होता है जिसे हम फ्लूइड कहेंगे, इसको यहाँ पर निकालने का काम किया जाता है इससे। ठीक है, इससे जिससे कि पानी जो है वहाँ पे जितना होना चाहिए उतना ही रहे। तो ये यहाँ पर इसलिए ये वेंट्रिकुलर शंट का यूज़ यहाँ पर इसलिए किया जाता है। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर मेनिंजोसेल। ठीक है, मेनिंजोसील का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो मेनिंजोसील का अर्थ जो है वो स्पाइनल कैनाल के माध्यम से जो है बाहर निकलना, मेनिंजिस का मेनिंजिस जो है बन जाती है और वो स्पाइनल कैनाल के थ्रू बाहर निकल आती है। अब इसको भी मैं आपको समझाती हूँ, इसका उत्तर पूरा यहाँ पे दिया है, डिटेल में नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि ये बच्चे के जन्मजात ही क्या होता है कि बच्चे की आप जो बैकबोन होती है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर एक ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा मान लीजिए यहाँ लेटा है, पट्ट लेटा है तब, और इसको थोड़ा वैसे दिखा देती हूँ मैं। इसको मान लीजिए बच्चा बैठा हुआ है, तो उसको जो है यहाँ पर इस तरह से ये क्या है, ये हमारी बैकबोन है। अब ये बैकबोन में ये इस तरह से इसमें ये स्ट्रक्चर निकल आता है, और ये बाहर बाकायदा दिखता है एक गांठ की तरह, बाहर बाकायदा गांठ की तरह दिखता है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके इस कॉर्ड में जो है स्पाइनल फ्लूइड बना रहता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से बनता है ना, इसमें स्पाइनल फ्लूइड होता है, लेकिन नर्व्स नहीं होती। आप सोचिए इसमें नर्व्स होती हैं, तो नर्व्स वगैरह कोई नहीं होती ना। तो इसमें जो होता है ये इस वजह से, इसका कारण आज तक नहीं पता चला कि ये बीमारी क्यों होती है, मेनिंजिस क्यों बन जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है, और प्रेग्नेंट लेडी जो है वो अगर फोलिक एसिड, जैसे ही प्रेग्नेंट हुई वैसे ही फोलिक एसिड की टैबलेट अगर नहीं खाती है, तो आपने देखा है कि डॉक्टर जैसे ही अगर प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर फोलिक एसिड की टैबलेट बहुत जल्दी बताता है, तो फोलिक एसिड नहीं खाती है तो कहते हैं उसकी कमी से ये वाली जो है स्पाइनल कैनाल से ये गांठ जैसी निकल आती है। तो ये वो बीमारी है। ठीक है, स्पाइनल कैनाल के माध्यम से बाहर की ओर दिखना, तो ये मेनिंजोसेल इससे हो जाती है। तो यहाँ पर हमने पूरे 15 क्वेश्चन करने की कोशिश की, और पूरा मैंने कोशिश की कि आपको हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊं, अच्छे से समझाऊं, जिससे कि आपको जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन जो 16वें नंबर से हैं वो मैं आपको अब अगली वीडियो में यहाँ पे कराऊंगी। 16वें नंबर से जितने भी क्वेश्चन हैं फिलहाल पूरा डिटेल में मैं बताना चाह रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फिर से कह रही हूँ दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।